हेलो एवरीवन, वेलकम टू द Decode IAS क्लासेस। अगर आप लोगों ने आज की पहली वीडियो देखी है ऑन मार्क्सिज्म अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आप लोग इस वीडियो को देखें। अदरवाइज ये पार्ट 2 है, एज यू कैन सी, तो आप लोग इसको देखने से पहले काइंडली पार्ट 1 देख के आए, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। अदरवाइज ये जो 4 टॉपिक बचे हुए हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूएशन में है। राइट, सो प्लीज गो एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट, इट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और ये ऊपर आई बटन लिंक में भी मैं छोड़ दूंगा। Let's get back to the Marxian principle or an approach to study international relations and the views of Immanuel Wallerstein. Let's get to the notes. सब लोग को शायद ये नोट दिखाई दे रहा होगा, ये जो हैंड रिटन नोट्स है। इस पे फोकस करिएगा जरा कृपया, इस पे फोकस करिए। हाँ, देखते हैं इसने क्या बोला है। Immanuel Wallerstein, in his theory is based on the idea of world system analysis. इसका मतलब क्या है? इमैनुअल वॉलस्टन की जो आइडिया है वो वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस के ऊपर है। मतलब उसे लगता है जो पूरा विश्व है, पूरा दुनिया है, वो एक सिस्टम है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम की अगर एनालिसिस करी जाए तो इसके जो चलन है वो हमें पकड़ में आ जाए। ठीक है, the world is made up of unified areas, and each unified areas we witness an interaction between politics and economics. मतलब ये जो पूरा यूनिट है, ये सिस्टम जो है, इसके अंदर अलग अलग यूनिफाइड यूनिट्स बने हुए हैं, और सब यूनिट में आप एक चीज विटनेस करेंगे, वो है इंटरैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? अंडर अ यूनिफाइड कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, उनको लगता है, अकॉर्डिंग टू इमैनुअल वॉलस्टन, उनको लगता है तो वर्ल्ड सिस्टम जो है दोस्तों, जो वर्ल्ड सिस्टम है इसके दो प्रकार हैं। पहला प्रकार जो है वो वर्ल्ड एम्पायर सिस्टम है, पूरा विश्व जो है वो वर्ल्ड एम्पायर सिस्टम है। और उसको दूसरी कैटेगराइजेशन ऐसी की जा सकती है कि पूरा विश्व का जो वर्ल्ड एम्पायर है दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स पार्ट, जिसका एक इंटरेक्शन होता है इकोनॉमी के साथ, और दूसरा होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। यहां पे इकोनॉमीज जो है वो यूनिफाइड है, ना कि पॉलिटिक्स। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, एक चीज को समझिए आप जरा, मैं इतना स्पेस पे पहले इसको मिटा देता हूं, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए, इनका क्या कहना है, ये जो वर्ल्ड है ये एक बड़ा सा सिस्टम है। ठीक है, वन सिस्टम। ठीक है, अब ये जो वन सिस्टम है, इसका मतलब ये कि जो वर्ल्ड है ये एक यूनिफाइड कंट्रोल के अंदर काम करता है। अब ये यूनिफाइड कंट्रोल ऐसा कुछ है कि पूरे विश्व में कोई एक ऐसी अथॉरिटी हो जो सारे विश्व को कंट्रोल करती है, तो ऐसा नहीं है। इवेंचुअली वी हैव अंडरस्टूड कि ऐसा नहीं है, बल्कि अगर हम ये कंट्रोल मतलब पॉलिटिकल कंट्रोल की बात करें, अगर हम लोग पॉलिटिकल कंट्रोल की बात करें, तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग पॉलिटिकल कंट्रोल है। दैट मींस पॉलिटिक्स जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से है, पॉलिटिक्स जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से है ना। मतलब इस सिस्टम में एक पार्ट हो सकता है कैपिटलिस्ट हो, दूसरा पार्ट हो सकता है सोशलिस्ट हो, तीसरा पार्ट हो सकता है कम्युनिस्ट हो, ऐसा अलग अलग हो सकता है ना। तो ये जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है वो पूरे विश्व का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स जहां पे है वो चीज एक यूनिफाइड सिस्टम में नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जिसके अंदर पॉलिटिक्स जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, अलग अलग सिस्टम्स बंधे हुए हैं। उन अलग अलग सिस्टम में डिसेंट्रलाइज्ड वे से पॉलिटिकल थॉट प्रोसीड करता है। और जहां जहां पॉलिटिकल चीजें डिसेंट्रलाइज्ड वे में चल रही हैं, जहां जहां अलग अलग पॉलिटीज हैं, वहां वहां पॉलिटी जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ इंटरैक्ट करता है अंडर यूनिफाइड कंट्रोल, जैसे होली रोमन एम्पायर। अब देखिए एग्जांपल होली रोमन एम्पायर का, ये होली रोमन एम्पायर पूरे विश्व को तो कंट्रोल नहीं कर रहा था, लेकिन अपने यूनिफाइड एरिया में पॉलिटिकली उस एरिया में फोकस था, और वहां इकोनॉमिक्स के साथ जो भी रिलेशन है वो वहां पे वो देख रहा था अंडर वन सिस्टम विच इज होली रोमन एम्पायर। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक सिस्टम, यहां पे क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पे इकोनॉमी जो है वो पूरे विश्व का बंधा हुआ है। कहने का क्या मतलब है, हर एक कोना एक दूसरे कोने से जुड़ा हुआ है। अगर यहां पे प्राइस गिरता है तो यहां इंपोर्ट बढ़ जाता है, अगर यहां पे कोई भी प्राइस चढ़ता है, इन्फ्लेशन होता है, तो यहां दूसरे देश में जो यहां से इंपोर्ट करते थे वहां पे इंपोर्ट कम हो जाता है।
ये जो इंटर रिलेशन है ये क्यों है? बिकॉज इन ऑल दीज सिस्टम्स आर यूनिफाइड अनलाइक द पॉलिटिक्स व्हिच इज डिसेंट्रलाइज्ड। जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रुप्स, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यह है, जैसे मान लीजिए ईयू एक पॉलिटिकल, अगर मैं कहूं एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनिट है, तो इसके अंदर सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही इन्वॉल्व है ना, और कोई तो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए WTO की बात करें तो वो पूरे विश्व के साथ कनेक्टेड है। अगर WTO में एक भी डिसीजन आता है तो पूरे विश्व को इंपैक्ट करता है। जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी वही हिसाब है। बात समझ में आ रहा है सबको? चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्या कहते हैं। वॉलस्टन बिलीव्स दैट द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, जो कैपिटलिस्ट दुनिया है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी इज डिवाइडेड इन हायरार्की। मतलब जहां जहां कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, जहां जहां पे ये कैपिटलिस्ट वाला चीज है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहां पे एक हायरार्की है। वो हायरार्की कुछ इस तरीके से है, अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं तो ट्राई टू मेक दीज डायग्राम्स। जो सबसे ऊपर का पोर्शन है वो है कोर मतलब कोर इनटू द मास मार्केट एंड द स्ट्रॉन्ग स्टेट, दैट इज मिलिट्री। तो एक कोर में सबसे ऊपर, जो सबसे टॉप में है, वो है पैसा, दैट इज मार्केट, और मिलिट्री। उसके बाद जो लोअर रंग है उसको कहा जा रहा है पेरिफेरल। ठीक है, ये पेरिफेरल एरिया का है, प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स एंड स्टफ। जो हम लोग यहाँ पे किसान हो गए, मजदूर हो गए, नॉर्मल सर्विस ओरिएंटेड लोग हो गए, ये सारे लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो बेसिक्स एकदम बेसिक है। और ये वाला जो मिडिल पोर्शन है, दिस मिडिल पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, यहां पे कहा जा रहा है सेमी पेरिफेरल। और यहां पे क्या होता है दोस्तों कि क्योंकि ये कनेक्ट करता है कोर और पेरिफेरल को, तो यहां पे ये एक बफर क्रिएट कर देता है। बफर समझते हैं आप? मतलब जैसे मान लीजिए कोर का कुछ इंपैक्ट अगर पेरिफेरल में आता है तो ये पहले सेमी पेरिफेरल से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल में जो है उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, एंड वाइस वर्सा। सो बेसिकली ये एक बफर की तरह काम करता है, एक कुशन की तरह काम करता है, एक कुशनिंग इफेक्ट देता है इन दोनों के बीच में, दो एक्सट्रीम्स के बीच में रादर। और ये सक्सेसफुल है इन बिल्डिंग इंडिजिनस इंडस्ट्रियल बेस। ठीक है, सक्सेसफुल है, और यहीं पे सारा इनोवेशन होता है। इंडिजिनस, अपने देश की मिट्टी से बनाई गई इंडस्ट्रियल बेस, वो सेमी पेरिफेरल में ही पॉसिबल है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जरा इसको नोटिस करिए, अगर ये पेरिफेरल है तो ये लोग कौन सा आइटम्स बनाते हैं? बेसिक आइटम्स बनाते हैं। बेसिक आइटम्स के ऊपर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो सकता, बल्कि ये एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ में मदद कर सकते हैं एज रॉ मटेरियल्स एंड स्टफ लाइक दैट। और कोर इज ऑलरेडी बुक्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर हमें कुछ इनोवेशन, कुछ इंडस्ट्रियल बेस बनाना है खुद का, तो हम इस पेरिफेरल में जाते हैं। यहां से क्या होता है, यहां पे इसलिए अपनी इंडस्ट्रियल बेस यहां पे ग्रो करती है क्योंकि इनको मिलता है कोर का सपोर्ट और इनको मिलता है पेरिफेरल का सपोर्ट, दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। कोर इनको सपोर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ पैसा, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, पावर्स, और ये सपोर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ लेबर, इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। अब ये कह रही है पूरा का पूरा विश्व ऐसे ही बना हुआ है। तो जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है उनकी इकोनॉमी इस स्ट्रक्चर से बंधी हुई है, कोर, सेमी पेरिफेरल एंड पेरिफेरल। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, उसी के कंटिन्यूएशन में आगे देखते हैं। द बेसिक वर्किंग ऑफ अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम और मॉडल इज थ्रू अनइक्वल एक्सचेंजेस। जिस तरीके का हम लोगों ने स्ट्रक्चर अभी अभी देखा है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी अभी देखा है, इस स्ट्रक्चर को देख के साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे जो लोग कोर हैं उनके पास सबसे ज्यादा पावर है, जो सेमी पेरिफेरल हैं उनके पास लिमिटेड कम पावर है कंपेयर टू दिस, और जो एकदम लोअर में है, जो पेरिफेरल हैं, इनके पास बहुत कम पावर्स हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक्सचेंजेस होंगे वो अनइक्वल एक्सचेंजेस होंगे। जहां पे सरप्लस जो है, किसी भी इकोनॉमी का जो सरप्लस है उसका अपोर्शन या अप्रोप्रिएशन जो होता है वो एनेक्टेड होता है बाय एनफोर्समेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। मतलब क्या है, फिर से इसको पढ़ते हैं। द बेसिक वर्किंग ऑफ अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम is through unequal exchange, where the surplus appropriation is enacted by enforcement of a strong state। मतलब appropriation मतलब एक और टर्म में बताता हूं, अपॉर्शनमेंट, किसको कितना मिलेगा। इन अदर वर्ड सिंपल टर्म्स में बताऊं तो डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्विटी के लेवल पे हो रहा है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी को दिमाग में रखकर हो रहा है, देन इट इज फाइन।
लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी को रख के नहीं हो रहा है, देन इट इज एब्सोल्युटली अनफेयर। और ये अनफेयर किसके प्रति होगा? ये अनफेयर होगा जो लोअर रंग में है, जो यहां पे है। ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं और इनको सबसे कम मिल रहा है। तो ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, और ये इंपोज कौन करता है? अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, अ स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट स्टेट। और दिस सॉर्ट ऑफ imposition will create tension in the entire system and it is absorbed। जैसा मैंने कहा, ये जो सेमी पेरिफेरल है, ये शॉक अब्जॉर्बर है, ये कुशनिंग इफेक्ट देता है, तो इट absorbed by the semi peripheral states which acts as a shock absorbers or buffers। इसको ना थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो मैं यहाँ पे आपको क्लास के एंड में एक केस बताऊंगा। वो केस जो है, मान लीजिए वो केस, वो हम लोग इंफ्राडेक्स के बाद में डिस्कस करेंगे इसी पेज में। मान लीजिए द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, या और मेजर चीज पकड़ेंगे जो हम लोग आज की तारीख में विटनेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोविड क्राइसिस। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। तो इस स्लाइड को खत्म करते हैं, उसके बाद इन दोनों केसेस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? बट इन द लॉन्ग रन all this would lead to an end of the capitalist state, because the time will come when the quest to expand will halt and producing crisis। एक समय आएगा जब ये अत्याचार जो ये पेरिफेरल में है वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, वो एक दिन काउंटर एफर्ट लगाएंगे और ये ज्यादा दिन तक ये कोर का रोल नहीं चल सकता। Every world system has a beginning, middle and end phase। Walterstein argues that with the end of the Cold War, the world system has entered into a crisis stage। वो कह रहा है कि जब से वो वर्ल्ड सिस्टम जो है ये क्राइसिस स्टेज में है, जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ है। अभी कोल्ड वॉर के साथ भी क्या रिलेशन है, इसको भी समझते हैं। ये स्लाइड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो इसको यहां पे खत्म करते हैं। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरह से समझते हैं कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 and 2 फेज जो था, उसमें उन्होंने क्या देखा? ह्यूज लॉस ऑफ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इससे हमने सीखा क्या है कि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, है ना। वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन। हम लोग को प्रैग्मेटिक बनना पड़ेगा और ज्यादा रियलिज्म में जाना पड़ेगा, विदाउट यूजिंग वॉर एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, रादर वी विल यूज इकोनॉमी एज अ फॉरेन पॉलिसी। कैसे? अभी हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या शुरू होता है? कोल्ड वॉर। ड्यूरिंग दिस कोल्ड वॉर फेज, द वर्ल्ड जो सिस्टम थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, वर्ल्ड सिस्टम वाज नोन एज बाइपोलर। जो वर्ल्ड सिस्टम है, सिस्टम या स्ट्रक्चर है, दैट वाज बाइपोलर। करेक्ट, दैट वाज बाइपोलर। मतलब एक तरफ यूएसएसआर है और दूसरी तरफ यूएसए है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये डेफिनेटली दूसरे स्टेट्स को इंपैक्ट कर रहा है कि कौन कौन, विच कंट्री विल चूज विच ब्लॉक। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, और इसमें भी हम लोगों ने ये चीजें नोटिस करी, ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस, ह्यूज। उसके बाद एंड ऑफ कोल्ड वॉर में हम लोगों ने एक चीज सीखा कि सोशलिज्म, रादर कम्युनिज्म, failed and capitalism won with the fall of USSR। लेकिन और जरा नीचे जाइए, इसमें इस सिचुएशन में एंड ऑफ कोल्ड वॉर में हमारा वर्ल्ड सिस्टम कैसा है? हमारा वर्ल्ड सिस्टम इस समय है यूनिपोलर। ठीक है, मतलब सिर्फ यूएसए एज ए सुप्रीम पावर या सुपर पावर। उसके बाद क्या होता है? वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो वर्ल्ड की सिस्टम थी वो यूनिपोलर हो गई थी। यूएसए वाज लीडिंग एज ए सुपर पावर, और इकोनॉमी वाज द ओनली रादर सिग्निफिकेंट टूल टू कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड। इनफैक्ट एक टर्म उस समय आया था, डॉलर डिप्लोमेसी। ये डॉलर डिप्लोमेसी को भी आप लोग आगे सर्च कर सकते हैं। जो चीज समझने लायक है वो ये है कि मान लीजिए ये पूरा वर्ल्ड है, मान लीजिए ये वर्ल्ड को हम लोग ऐसे क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो अगर हम लोग इस वर्ल्ड को क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो हम लोग देख पाएंगे एक चीज, वो ये है कि ये वर्ल्ड है, इसके एकदम टॉप पे यूएसए है एज ए कैपिटलिस्ट कंट्री। उसके नीचे जितने सारे स्टेट्स हैं, इन सब में एक क्वेश्चन है, एक डाउट है, विथ रेस्पेक्ट टू विच इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और मॉडल दे शुड ऑप्ट। से फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये वाला जो रंग है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया। इंडिया चोज सोशलिज्म rather democratic socialism over capitalism। क्यों? क्योंकि उनको लगता है जो कैपिटलिज्म है इसका मेन मोटिव है प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू वेलफेयर ऑल द टाइम। जरूरी नहीं है हर बार प्रॉफिट जो है वो वेलफेयर से इक्वेट किया जाए। और क्योंकि इंडिया की सोशलिज्म की प्रिंसिपल वेलफेयर स्टेट को बनाने के पीछे लगी है, तो हम लोगों ने इस प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम को चूज नहीं किया, इस प्रॉफिट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर को चूज नहीं किया। इंस्टेड वी चोज द सोशलिज्म प्रिंसिपल, सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जैसा कि वहां पे हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि मान लीजिए अभी यूएस का कोई एक लॉ निकल कर आता है, यूएस एक लॉ बनाता है कि, क्योंकि यूएस लॉ क्यों बना रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में? क्योंकि डब्ल्यूटीओ में यूएस का सबसे बड़ा योगदान रहता है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इसकी वोटिंग अधिकार ज्यादा होती है, ये इसको मैनिपुलेट कर सकता है। अब अगर इसका मैनिपुलेट करेगा तो इसका सबसे ज्यादा गंदा इंपैक्ट किन कंट्रीज पे होगा? एकदम जो एकदम गरीब कंट्रीज हैं। लेकिन झेल कौन लोग जाएंगे? ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट या अफेक्टेड होंगे। लेकिन इस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कम अफेक्टेड हो, इसलिए इसका जो मेन शॉक है वो शॉक यहां पे डेवलपिंग कंट्रीज ले लेते हैं, ताकि छोटा सा ही इंपैक्ट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पर जाए। समझ में आ रहा है? तो मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा था कि जब कोई भी कैपिटलिस्ट पावरफुल कंट्री इस तरीके की मैंडेट्स निकालता है तो उसका सीधा इंपैक्ट सबसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उस पर होता है। लेकिन उसको रोकने के लिए, एक बफर क्रिएट करने के लिए बीच में ये डेवलपिंग स्टेट्स आ जाते हैं। ठीक है? और यही वो स्टेट्स होते हैं या कंट्री होती है जो ये एक सॉर्ट ऑफ एक प्रण लेते हैं, रादर एक प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, अपने देश से, कि वी विल हैव टू क्रिएट इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। जैसा अभी भारत सरकार कह रही है, वी हैव टू गो फॉर आत्मनिर्भर भारत। क्यों? क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो वी विल हैव टू डिपेंड ऑन दिस सुपर पावर लाइक यूएस, और फिर यूएस हमको डिक्टेट कर सकता है। और दिस वुड affect our sovereignty, and this would affect the cushioning effect that the semi-peripheral developing countries are providing to whom? To the peripheral countries. I hope आप लोग को ये रिलेशन समझ में आ रहा है। ठीक है? तो लेट्स गेट बैक टू दी नोट्स जो हम लोग को करना था आज। So this is something that this particular gentleman used to believe, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है? उसके बाद देखिए, the end of Cold War, इसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग? The Marxist paradigm is finished with the fall of the USSR. Economies like Cuba, जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना जो कि अगेन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, have shifted into being more market friendly economies। क्यों? क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि जो कम्युनिस्ट प्रिंसिपल है या कम्युनिस्ट प्रिंसिपल और या सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी है, ये मॉडल शायद गलत है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है?
बट टुडे वी विटनेस अ रेनेसा, हम लोग एक रीबर्थ हो रहा है। किसका रीबर्थ हो रहा है? रीबर्थ हो रहा है सोशलिस्टिक कंट्रीज का, रीबर्थ हो रहा है कम्युनिस्ट कंट्रीज का। क्यों रीबर्थ हो रहा है? क्योंकि वी हैव विटनेस्ड and analyzed the stock market crash situation that happened in 1987. This is a good example of how a capitalist system fails. उसके बाद we have Asian financial crisis, another example of failure of the capitalist economy. And the followed by US subprime crisis. सबप्राइम मतलब सस्ते में लोन देना, जिससे लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा एक बार में आ जाएगा लो इंटरेस्ट रेट पे, और उसके बाद जब उनकी खरीदारी या डिमांड बढ़ती रहेगी तो एक समय आएगा तो दे वोंट बी एबल टू पे देयर डेट, वोंट बी एबल टू पे देयर डेट। इससे क्या होगा? बैंक के पास बहुत सारा जो लोन था वो एवरी लोन विल बिकम एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दैट विल बी अ लायबिलिटी फॉर द बैंक्स, और बैंक डूब जाएगा। और जैसे बैंक डूब जाता है द एंटायर कंट्री विल फॉल, द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विल फॉल। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द यूएस क्राइसिस, द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन अब देखिए, इसमें भी बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं देने वाला हूं। जैसे मैंने कहा था कि इंडिया जैसे वर्ल्ड स्ट्रक्चर है, इस वर्ल्ड स्ट्रक्चर में यहां पे कहीं यूएसए है, और यूएसए में 2008 में भयंकर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुई। मैं ग्लोबल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो जो देश उसके नीचे थे या उस स्ट्रक्चर में कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, उन सब कंट्रीज का नुकसान हुआ है, क्योंकि यूएस का नुकसान हुआ है। लेकिन जो जो कंट्रीज इस सेमी पेरिफेरल में थे, जैसे कि इंडिया, ये ज्यादा अफेक्टेड या इंपैक्ट इसको नहीं हुआ, ये उतना लिंक्ड नहीं है, उतना ओपन नहीं है, ठीक है। और जो एकदम लोअर रैंक है, जिनका अमेरिका से कुछ लेना देना ही नहीं है, द पेरिफेरल्स, ये भी आराम से बच गए। हाँ, प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई, इन्फ्लेशन का प्रेशर थोड़ा झेलना पड़ा, लेकिन जिस लेवल का नुकसान यूएस और अदर कैपिटलिस्ट कंट्रीज को हुआ वो नहीं हुआ। तो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की वजह से कई सारे देश बच गए बिकॉज ऑफ दिस सेमी पेरिफेरल द बफर स्टेट्स। अब इस बारे में हम लोग क्या समझते हैं कि देखिए, द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008 व्हिच इरप्टेड इन द बैंकिंग सिस्टम, जैसे मैंने कहा था यूएस ने सब प्राइम लोन दिया था, सस्ता लोन। इससे क्या होगा? बहुत सारे लोग लोन लेंगे तो कंज्यूमर डिमांड जो है वो बढ़ेगा, और एक समय आएगा जब दे वोंट बी एबल टू रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा? सारे लोन्स जो हैं दैट वुड बिकम एनपीए, और बैंक डूब जाएगा। और बैंक अगर डूब गया तो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जिनको बैंक से लोन मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली एक चेन शुरू हो जाएगा। इसका नुकसान पूरे अमेरिका को ही सिर्फ नहीं, जो जो उससे जुड़े हुए हैं सबको भुगतना पड़ा। As the states are highly indebted after they offered a bailout, bailout क्या होता है? सरकार जब अपने जेब से पैसा निकालती है, ऐसे सिचुएशन में बैंकों को देती है ताकि बैंक ना डूब जाए। जरा सोचो, यहां पे गवर्नमेंट है, यहां पे सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका मानो, यहां पे लोन जो कि पेमेंट नहीं किया गया है, रादर ये जो है वो है एनपीए, ठीक है। अब ये एनपीए जितना बढ़ेगा उतना देश का नुकसान होगा, ठीक है। और बैंक के पास क्योंकि एनपीए बढ़ रहा है तो बैंक लोन फर्दर नहीं दे पा रहा है, इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रोडक्शन और नहीं हो रहा है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। इस पूरे चेन को ठीक करने के लिए सरकार इन बैंकों को पैसा देती है, लोन नहीं कहूंगा मैं, पैसा देती है अपनी जेब से, टैक्स पेयर्स की मनी से, ताकि ये फिर से चल पड़े। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से सरकार बैंकों को लोन देती है, इसको कहते हैं बेल आउट। ऑब्वियसली बेल आउट करने के बाद सरकार के पास कुछ बचेगा नहीं। वही कहा जा रहा है कि एज द स्टेट्स आर हाईली इंडेटेड आफ्टर दे ऑफर्ड बेल आउट, द स्टेट्स रिसोर्टेड टू ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब कम खर्चा में सरकार चलाओ, सैलरीज को कट करो, इसको कट करो, उसको कट करो, एक्सपेंडिचर्स को कमाओ, ये सारी चीजें ऑस्टेरिटी। अब इस ऑस्टेरिटी से क्या होता है? राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों को लोन नहीं मिल रहा है ना, ऑस्टेरिटी पे चल रहा है, लोन नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री में लोगों को काम नहीं मिलेगा, फैक्ट्रियां बंद होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा,
which ultimately posing a threat to the political system। यहां पे सोचिए, एक मैं आपको चेन रिएक्शन समझा देता हूं, पहले इसको समझिए। सबसे पहले गवर्नमेंट का काम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम को ढंग से रखना, और इकोनॉमिक सिस्टम अगर सक्सेसफुल है, अगर ये सक्सेसफुल है तो कैसे पता चलता है? प्रोडक्शन से और उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन से। लेकिन अगर फेल हो रहा है तो कैसे पता चलता है? हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयड से, और उसके वजह से इनका जो गुस्सा है, जो रेज है, वो सरकार पे निकलता है इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो ऑस्टेरिटी मतलब सरकार कम पैसा खर्चा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार ने मैक्सिमम पैसा तो बेल आउट में दे दिया है, तो जितना बचा हुआ है उसमें सरकार कर रही है। सरकार फिर कम खर्चा करेगी तो लोन कम देगी लोगों को, अलग अलग स्कीम्स जो आती थी लोगों को लोन देने के लिए वो कम हो जाएगी। लोन नहीं होगा तो लोग नई नई फैक्ट्री, नए नए काम कारखाने नहीं खुलेंगे, नहीं, इनफैक्ट जो है उसको भी बंद कराने की कोशिश करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अनएम्प्लॉयड यूथ जो होता है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। दैट विल बिकम अ थ्रेट फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। यही चीज बताने की कोशिश करी जा रही है। तो इनफैक्ट हमें गरीब के पेट में लात नहीं मार रहा है, क्योंकि एक बार अगर वो खड़ा हुआ तो सरकार बदल सकती है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द एंटायर मार्क्सिज्म थियोरी इज कंसर्न विद। जो उसके बाद की स्लाइड है उस पर आ जाते हैं। जो कंक्लूजन है उसमें डेविड हार्वे कंक्लूड करते हैं। डेविड हार्वे क्या कहते हैं? समराइजेस द फिनोमेना ऑफ प्राइवेट प्रॉफिट एट, ये जो ऐसा लिखना चाहिए था कि प्राइवेट प्रॉफिट एट सोशलाइज रिस्क, इट कांट वर्क फॉर लॉन्ग। वी हैव टू सेव आवर बैंक्स, we have to save our banks, but put screw over the people। लोगों के खर्चे पे काबू पाना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे? थ्रू टैक्सेस। इनकी इनकम को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, या डिस्पोजेबल इनकम को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, तो खर्चा कम करेंगे तो ये चीजें ठीक रहेंगी। ये 2011 में यूएस क्राइसिस मैनिफेस्ट कर गया था। 2008 का जो क्राइसिस था वो 2011 में मैनिफेस्ट कर गया था, जहां पे एक यूएस में एक मूवमेंट शुरू हो गया था, ऑक्यूपाई मूवमेंट। ये एमसीक्यू में पूछा गया है, कई पहले भी मॉक्स में और आगे भी पूछा जा सकता है। ऑक्यूपाई मूवमेंट क्या है? इस मूवमेंट में ये बताया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है किस तरह की सोशल डिस्पैरिटी है। स्ट्रीट्स पे, सड़कों पे उतर के दिखाया जा रहा है कि इनइक्वालिटी किस लेवल पे गई है। और ये भी बताया जा रहा है, जो स्लोगन था वो ये था कि जो सबसे पुअर हैं, जो गरीब हैं, उनका स्लोगन ये था, वी आर द 99%। तो समझ जाओ, क्योंकि अगर पावर और पैसा, ये दोनों चीजें अगर बस 1% लोगों के पास है और 99% लोग गरीब, या उनको प्रॉपर मिल नहीं रहा है, और इसमें भी क्लासिफिकेशन है, मैं मानता हूं इसमें भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन फिर भी अगर ये 99% यहां पे, अगर फिर भी ये 99% के पास रिसोर्सेज नहीं है जो इसके पास है, देन इट इज ए परफेक्ट रेसिपी फॉर अ रेवोल्यूशन, और ये होगा। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा मार्क्सिज्म प्रिंसिपल, ये इंटरनेशनल रिलेशन में। अगली क्लास हम लोग एक नए यूनिट से शुरू करेंगे जिसका नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन एंशिएंट टाइम्स एंड इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट्स। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में घुसेंगे, उससे पहले हम लोग को अप्रोच खत्म करना था। आई गेस हम लोगों ने वो सारे अप्रोचेस खत्म कर लिए हैं। थैंक यू सो मच। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।